Hello guys, today's topic is organizational development, and it is a very significant function of human resource management. And in this current era, most of the organizations tilt towards this area of HRM, which is OD, and similarly the other function which is parallel to OD is OB, organizational behavior. And these both aspects plays a very important role in updating and upgradation of organizational development. So we're gonna start this topic by moving to the first slide. The first slide is वार्नर बर्ग्स डेफिनेशन ऑफ ओडी. वार्नर बर्ग्स एक बहुत बड़ा गुरु गुजरा है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में, एंड ही रोट वेरी पॉपुलर एंड फेमस बुक्स रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सो व्हाट ही सेड कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक प्लान्ड प्रोसेस है जिसका मकसद चेंज लाना है एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, और किस तरह चेंज लेके आएंगे, यूटिलाइजेशन यूज़ करके बिहेवियरल साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड थ्योरी. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ फ्रेंच डेफिनेशन ऑफ ओडी. फ्रेंच, ये कुछ मैं आपको डेफिनेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. ये बहुत बड़े गुरुज़ हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के, और ऑथर्स भी हैं, को ऑथर्स भी हैं. बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने इस सब्जेक्ट पे, इस फंक्शन पे, एचआर के. सो फ्रेंच डेफिनेशन जो है ओडी की, वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ताल्लुक़ रखती है एक बहुत तवील, एक बहुत लंबी मेहनत के साथ, जिसका मकसद बेहतर करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, उसको बेहतर करना, और साथ में उसकी सलाहियत जो चेंज है उसको किस तरीके से वो केटर करती है, कोप करती है, उससे किस तरीके से डील करती है, ख़ासतौर पर वो एक्सचेंज जो कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है. और ये किस तरह करेगी, इन चीज़ों को करेगी मदद लेके एक्सटर्नल और इंटरनल बिहेवियरल साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स की, चेंज एजेंट्स की, जिनको आमतौर पर यही का नाम दिए जाते हैं, चेंज एजेंट्स कहा जाता है, बिहेवियरल साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स कहा जाता है. बेकर्ड्स डेफिनेशन ऑफ ओडी. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक एफ़र्ट है जो कि प्लान्ड एफ़र्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल वाइड एफ़र्ट है, और ये मैनेज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इसका जो मकसद है वो बेहतर करना है ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को और उसकी हेल्थ को, उसकी सेहत को, किस तरीके से थ्रू प्लान्ड इंटरवेंशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. प्लान्ड इंटरवेंशंस यानी कि वो इंटरवेंशंस, वो प्लान्ड एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ बेहतर हो सके, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बेहतर हो सके. और ये हम थ्रू प्लान्ड इंटरवेंशंस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में, लेकिन इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे बिहेवियरल साइंस नॉलेज को. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ बेयर्स डेफिनेशन ऑफ ओडी. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक सिस्टम वाइड यानी कि पूरे सिस्टम पे इम्प्लीमेंट होने वाला एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे डायग्नोस करते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक्शन प्लान करते हैं, इंटरवेंशंस उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं, जज करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम उसे इवेल्युएट करते हैं. इस सारी एक्सरसाइज का जो मकसद है वो ये है कि हमें एक कॉन्ग्रुएंस पैदा करनी है, लेके आनी है. मीन्स कि एक सिमिलैरिटी, एक मुनासिबत, जिसे आप कहेंगे कि बेस्ट कंपैटिबिलिटी हमें लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, प्रोसेस में, उसकी स्ट्रेटजी में, उसके लोगों में और उसके कल्चर में. द सेकेंड पॉइंट इज़, हमें इसके ज़रिए हम डेवलप करते हैं एक नए और क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशंस. नंबर 3, डेवलप करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशंस की सेल्फ रिन्यूइंग कैपेसिटी, यानी कि ख़ुद को बेहतर करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करना. कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट तो आएगा, आपको मुख्तलिफ रिसर्च करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेगा, सोल्यूशंस देगा, चला जाएगा, लेकिन वो क्या ऐसी स्ट्रेटजी आपको देके जा सकते हैं जिसके थ्रू आप खुद ही आगे चल के भी सालों साल अपने आप को खुद ही बेहतर करते रहें. और लास्ट में ये है, जो लास्ट का पैरा है, कि ये सब हम हासिल कर सकते हैं कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के, जो वो काम करेंगे वर्किंग चेंज एजेंट के साथ. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स जितने भी हैं उनका कोलैबोरेशन बड़ा ज़रूरी है, जो कि काम करेगा चेंज एजेंट के साथ, और वो चेंज एजेंट इस्तेमाल करेगा बिहेवियरल साइंस, थ्योरी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के माइंड सेट को, उनकी स्किल्स को, उनके जो चेंज वो लेके आना चाह रहे हैं उसे अच्छे तरीके से एम्बेडेड कर सके. द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ये एक सिस्टम वाइड हम अप्लाई करते हैं बिहेवियरल साइंस नॉलेज को, अप्लाई करते हैं सिस्टम वाइड, ताकि जो है प्लान डेवलपमेंट कर सकें, मतलब प्लान्स को डेवलप कर सकें, इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें, और स्ट्रॉन्ग बना सकें, स्ट्रेंथन कर सकें स्ट्रेटजीज़ को, स्ट्रक्चर्स को और प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइजेशन के, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की तरफ जा सके.
द नेक्स्ट स्लाइड इज़ 5 स्टेम्स ऑफ ओडी प्रैक्टिसेस, यानी कि 5 शाखें, 5 ब्रांचेस ऑफ ओडी प्रैक्टिसेस जो हैं वो कौन सी हैं। अगर हम करंट प्रैक्टिस के ऊपर अगर एम्फेसाइज़ करें तो पहली है लेबॉरेटरी ट्रेनिंग। लेबॉरेटरी ट्रेनिंग के अंदर ये है कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देते हैं। लेबॉरेटरी ट्रेनिंग जहाँ पे हम उनको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करवाते हैं चेंज की, इफ़ेक्टिवनेस की, एफिशिएंसी की, जो कि वो अपने परफॉर्मेंसेस में लेके आ सकें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में लेके आ सकें। तो वो मुख्तलिफ लेबॉरेटरी ट्रेनिंग होती हैं। सेकंड इज़ एक्शन रिसर्च सर्वे फीडबैक। मुख्तलिफ रिसर्चेस की जाती हैं जिनके ज़रिए हम बहुत से फीडबैक हासिल करते हैं ओडी कंसल्टेंट ख़ास तौर पर, ताकि उन्हें पता लग सके कि ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर क्या है, कौन सी स्टडीज़ पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे वीकनेसेस हैं, लेकनेसेस हैं और उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। द थर्ड इज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। ओडी कंसल्टेंट जो हैं वो सबसे बड़ा मकसद ये है उनका कि वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट करते हैं कि तमाम लोग जितने भी हैं उन सब की पार्टिसिपेशन बड़ी ज़रूरी है, ताकि वो जो चेंज है हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में, हर जॉब पे इम्प्लीमेंट हो सके। सेकंड लास्ट इज़ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, whether they see that the quality of work life is either good or not in the organization, तो वो quality of work life को भी देखते हैं। और लास्ट इज स्ट्रेटेजिक चेंज, क्या स्ट्रेटेजिक चेंज उन्हें लेके लाने हैं और अभी कौन से चेंजेस अभी हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे हैं तो कौन से हो रहे हैं और हमें कौन से आगे लेके आने हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, ये इंटरनल भी हो सकते हैं, आपके डेप्यूटी मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, या एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स भी हायर कर सकते हैं, जो इनकी कंसल्टेंसी फर्म होती है, जो कि ये ख़ास तौर पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो ओडी के मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बना के देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, प्लान इंटरवेंशंस बना के देते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। सेकेंड इज़ प्रोफेशनल्स, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से प्रोफेशनल्स आप ले सकते हैं जो कि अप्लाई करेंगे ओडी की प्रैक्टिस, जैसे कि TQM टोटल क्वालिटी मैनेजर्स हैं, ITIS मैनेजर्स हैं, कंपनसेशन बेनिफिट्स मैनेजर्स हैं। इट डिपेंड्स दैट इन विच एरिया योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, कि वो किस सेक्टर में काम कर रही है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसका विजन और मिशन क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, इस सब पे बड़ा डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से ओडी प्रैक्टिशनर को उठाते हैं। द लास्ट वन इज़ मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं जो कि अप्लाई करें ओडी अपनी लाइन और स्टाफ पोजीशन से, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी ओडी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं ओडी में, क्योंकि उनके पास वो लाइन को, पूरा एक लाइन को चला रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी लेबर होती है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये स्टाफ पोजीशंस भी उसके अंदर आती हैं। कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन ओडी प्रैक्टिशनर, इंट्रा पर्सनल स्किल्स हैं। पहली सेल्फ अवेयरनेस। इंट्रा पर्सनल कहते हैं अपने आप से बात करना, यानी कि जो ओडी प्रैक्टिशनर होगा उसके अंदर ये स्किल बड़ी ज़रूरी है कि वो अपने आप को जानता हो, सेल्फ अवेयरनेस का एस्पेक्ट उसके अंदर ज़रूर हो। सेकंड इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी इंटरेक्शन वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ताकि वो उसके अंदर सलाहियत है वो काम कर सके दूसरों के साथ, ग्रुप्स के साथ, टीम्स के साथ। द थर्ड वन इज़ जनरल कंसल्टेशन स्किल्स, उसमें सलाहियत होनी चाहिए कि उसके पास वो बुनियादी स्किल्स और नॉलेज हो जिसको इस्तेमाल करते हुए वो कंसल्टेशन के रोल को बहुत अच्छे तरीके से अदा कर सके। द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्योरी, आपको नॉलेज ओडी कंसल्टेंट को या ओडी प्रैक्टिशनर को ये नॉलेज होनी चाहिए कि चेंज प्रोसेसेस की नॉलेज उसे होनी चाहिए, ताकि वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट थ्योरीज़ को अप्लाई करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज ला सके। रोल डिमांड्स ऑन ओडी प्रैक्टिशनर्स, क्या रोल हम डिमांड करते हैं एक ओडी प्रैक्टिशनर से? सबसे पहले तो पोजीशन इंटरनल या एक्सटर्नल हो ये डिसाइड करना है। मार्जिनैलिटी यानी कि एबिलिटी टू स्ट्रेडल बाउंड्रीज़, यानी कि उसके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो जो है बाउंड्रीज़ को ट्रांसग्रेस कर सके, यानी कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि अपने डोमेन में किसी को आने नहीं देते, क्रॉस फंक्शनल कुछ भी वहाँ पे काम नहीं चल रहा होता, वो अपने डिपार्टमेंट्स की बाउंड्रीज़ बनी हुई होती हैं, तो एक दूसरे के डिपार्टमेंट्स में जाके काम करना, एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरवीन करना, ये रोल हम डिमांड करते हैं ओडी प्रैक्टिशनर से। थर्ड वन इज़ इमोशनल डिमांड्स, इमोशनली इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परामेंट के हवाले से, उसके वर्क एथिक्स के हवाले से, जॉब रोल के हवाले से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ट्रेट्स हैं उसके अंदर वो बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी तो वो चेंज कभी भी लेके नहीं आ सकता, और अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की रोशनी में को इस्तेमाल करते हुए वो क्या लेके आ सकता है इसको भी देखना है हमें।
नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एन ओडी प्रैक्टिशनर, क्या नॉलेज और स्किल्स हमें चाहिए एक ओडी प्रैक्टिशनर में? अगर फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसीज़ की बात करें कि बुनियादी जो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, कि ताकि ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को वो रीड कर सके इन डेप्थ, इंडिविजुअल साइकोलॉजी को वो पढ़ सके कि हर बंदा जो जॉब कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स, टीम्स के जो सिनेरियोज़ हैं, टीम्स का जो माइंड सेट है उसे समझ सके। मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके मुख्तलिफ थ्योरीज जो कि कंपेटेबल हों उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर और मिशन विजन और स्ट्रेटजी के साथ। रिसर्च मेथड्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे किस्म के उसे पता होने चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके। इसमें क्वांटिटेटिव वर्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। कंपैरेटिव कल्चर पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ कल्चर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, उनको देखना कि वो किस तरीके से अपन फिट इन हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सही करना। फंक्शनल नॉलेज, बिजनेस की बुनियादी जो नॉलेज है वो उसे होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी इंटरवेंशन पुट कर सके। और कोर कॉम्पिटेंसीज़ यानी कि जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी की कॉम्पिटेंसीज़ हैं और ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक भी जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसके अंदर जो कोर हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन उसे आना चाहिए कि वो एक नई स्ट्रेटजी देगा तो एक नया ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन देना। ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च, फील्ड रिसर्च मेथड्स पता होने चाहिए, सिस्टम डायनेमिक्स का पता होना चाहिए, हिस्ट्री क्या रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ चेंज क्या वो लेके आता है, एनालिसिस और डायग्नोसिस किस तरह करता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वो क्या नए डिज़ाइन करता है एप्रोप्रिएट यानी कि मुनासिब इंटरवेंशंस, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। The process of organizational development. The first one, this process depends on 7 steps. The first one is entering and contracting. Entering and contracting में entering into an OD relationship में यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एंट्री है, जो एंटर करेगी किसी भी OD प्रैक्टिशनर को कि वो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सके OD के, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री में शामिल है कि वो क्लैरिफाई करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ हैं वो क्लियरली एलोक्वेंटली रखे जाएँ उस OD प्रैक्टिशनर के सामने, प्रॉब्लम उसके सामने प्रेजेंट की जाएँ जो भी हैं मसले। फिर जो आप रेलिवेंट क्लाइंट यानी कि ऐसे OD प्रैक्टिशनर को जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को जानता हो, समझता हो, पहले भी काम कर चुका हो, उसके बारे में सोचना समझना, और साथ में फिर बहुत ही अच्छे तरीके से एक OD प्रैक्टिशनर को सिलेक्ट करना जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वाकई कुछ अच्छा काम कर सके और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। द सेकेंड वन इज़ डेवलपिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आफ्टर एंटर करने के बाद आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उस OD प्रैक्टिशनर के साथ, जिसके अंदर आपका जो फोकस होता है, जो एम्फेसाइज होता है, वो एक अच्छा फैसला लेने के ऊपर होता है, चाहे वो एज आप क्लाइंट बात कर रहे हों या एक OD के प्रैक्टिशनर के से सोच रहे हों, क्योंकि आप दोनों को आगे प्रोसीड करना होता है, इजाज़त देनी होती है कि आप अब एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली डिटरमाइन कर सकें और उस चेंज प्रोसेस को किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से उसे ओपन करना है और इम्प्लीमेंट करना है, ये भी आप उस कॉन्ट्रैक्ट में तय करते हैं। सेकंड पॉइंट इज़ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि आप म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस को सेट करते हैं, निगोशिएट करते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या क्या रिसोर्सेज उस OD प्रैक्टिशनर को चाहिए होंगी, ग्राउंड रूल्स के बारे में आप उसे बताते हैं कि ये रियलिटीज़ हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के मसले हैं और इस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ काम करना है, कहाँ पे आपको निगोशिएट करना है, कहाँ पे हमें करना है। इंटरपर्सनल प्रोसेस इश्यूज़ इन एंटरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये थर्ड पॉइंट है। यानी कि अब एक दूसरे से बात करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके अंदर जो क्लाइंट को जो इश्यूज़ होते हैं कि वो कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज हो जाएगी और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डर खौफ का शिकार होते हैं कि हमारी वीकनेसेस सामने आ जाएंगी, ये OD प्रैक्टिशनर बता देगा, पूरा ऑडिट करेगा, पूरा स्कैन करेगा और हमारी वीकनेसेस, हमारे मसले और मैनेजमेंट के सामने रख देगा। वो बड़े नामुनासिब से फील कर रहे होते हैं, उन्हें फेयर होता है तीसरा कि वो अपना कंट्रोल जो वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में सालों से उन्होंने बना के रखा है, चेंज की वजह से वो कंट्रोल टूट ना जाए। और OD प्रैक्टिशनर के इश्यूज़ ये होते हैं कि उसे एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथी बड़ी ज़रूरी है कि वो सब कि टू पुट योर सेल्फ इन टू द अदर पीपल शूज़ सो डैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अदर पीपल। तो ये एम्पैथी है, एम्पैथी का पर्सपेक्टिव बड़ा होना चाहिए उसके अंदर। वर्थिनेस एंड कॉम्पिटेंसी, यानी कि उसके अंदर वो शऊर, वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो
सही तरीके से स्कैन कर सके, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। डिपेंडेबिलिटी भी बड़ी ज़रूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करे, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो सही फैसले नहीं ले पाएगा, उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। द लास्ट वन इज़ ओवर आइडेंटिफिकेशन। ओवर आइडेंटिफाई करना और उस ऑर्गेनाइजेशन के माइंड सेट को पढ़ना, उसकी स्ट्रेटजीज़ को पढ़ना, उसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट्स को पढ़ना, उसके मिशन विजन को पढ़ना, वो बेसिकली उसे समझना और उसके हिसाब से फिर आगे स्ट्रेटजी बनाना। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर डायग्नोजिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। यानी कि एक बहुत बड़ा मॉडल, बहुत बड़े पैमाने पे एक मॉडल डिज़ाइन किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए, जिसके थ्रू हम ओडी की प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़, इसको आप करेंगे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रेटजीज जितनी भी इम्प्लीमेंट होती हैं वो टॉप टू बॉटम होती हैं, बॉटम टू टॉप नहीं होती। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप चेंज लेके आएंगे किस तरीके से कि सबसे पहले जो इनपुट्स हैं उसके अंदर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है उसे समझेंगे। फिर डिज़ाइन कंपोनेंट्स में टेक्नोलॉजी कौन सी मिसिंग है जो कि आपको लेके आनी है, स्ट्रक्चर कौन से आपको लेके आने हैं, मेजरमेंट्स और सिस्टम्स मेजरमेंट सिस्टम्स कौन से आपको बिल्डअप करने हैं, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स आइदर दे आर कंप्लीट और यू नीड टू मॉडिफाई दैम, स्ट्रेटजी कौन सी आपको डिज़ाइन करनी है। इससे एक पूरा कल्चर डेवलप होगा एंड अल्टीमेटली जो इसके आउटपुट्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की तरफ जाती है, जिसके अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी एग्जांपल ये है कि परफॉर्मेंस बेहतर होती है, प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, स्टेक होल्डर्स सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। स्टेक होल्डर्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो भी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कस्टमर्स हैं वो भी हैं, जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनके शेयर हैं वो भी हैं। तो स्टेक होल्डर्स भी जब सेटिस्फाई होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी की तरफ जाती है। ग्रुप लेवल पर बात करें तो इनपुट्स में ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन को देखते हुए, यानी कि उसके डिपार्टमेंट्स को देखते हुए, उसकी टीम्स को देखते हुए, उसके ग्रुप्स को देखते हुए हम टास्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, गोल की क्लैरिटी को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथन करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं। टीम फंक्शनिंग कैसे काम कर रही हैं, उनके अंदर क्या मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट लेके आनी है, ग्रुप नॉर्म्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एसओपीज़ बने हुए हैं ग्रुप्स के वो कौन से हैं, आइदर दे आर राइट और रॉन्ग। ग्रुप कंपोजिशन सही, जो लोग एक डिपार्टमेंट में एक ग्रुप में काम कर रहे हैं वो आइदर दे हैव द सेम माइंडसेट, वेदर दे हैव द सेम इंटरेस्ट लेवल, अगर नहीं है तो उसकी शफलिंग करना और अगर है तो ठीक उसे आगे परस्यू करना। इससे आउटपुट जो हमारे पास आते हैं वो टीम की इफेक्टिवनेस के ऊपर आते हैं, जिसमें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बेहतर होता है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लास्ट वन सी, इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में इनपुट्स में ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन हम देखते हैं, डिपार्टमेंट्स को ग्रुप डिज़ाइन देखते हैं जो उसके अंदर टीम्स काम कर रही हैं, और उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनकी खसलतें हैं, जो उनकी ट्रेट्स हैं, उनको हम फोकस करते हैं, जिससे हमें टास्क की, जो हर एक जॉब के अंदर जो टास्क असाइंड हैं, जो एलोकेट हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हमें होती है। स्किल्स कौन सी चाहिए उस जॉब को करने के लिए, उन टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या वैरायटी होनी चाहिए उन स्किल्स में। ऑटोनॉमी, एम्पावरमेंट कितनी है एम्प्लॉयज़ के पास, उनका जो फीडबैक क्या आ रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, जो उनके सुपरवाइज़र और लाइन मैनेजर के बारे में है, टास्क जो उन्हें दिए जा रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं या ऐसे गैर अहम हैं। उससे फिर आउटपुट जो हमारे पास आता है वो इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस की सूरत में आता है, जिसके अंदर उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, एब्सेंटिज्म कम होता है, पर्सनल डेवलपमेंट उनकी बेहतर होती है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो भी चेंज, जो भी स्ट्रेटेजिक चेंज, जो भी विजन मिशन में चेंज, जो भी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो चेंज आप कर रहे हैं वो अल्टीमेटली आपके लोगों को ही लेके आना है। फोर्स फील्ड एनालिसिस ऑफ वर्क ग्रुप परफॉर्मेंस, ये जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल की ही एक सब्सिडियरी पार्ट है, जो कि एक बहुत इफ़ेक्टिव मॉडल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस फंक्शनली काम कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जो एरोज आ रहे हैं। तो एक तरफ से जो ओडी प्रैक्टिशनर होता है वो जो फोर्स कर रहा होता है चेंज के लिए कि नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ, अच्छे बेहतर रॉ मटेरियल आपके पास होने चाहिए, इक्विपमेंट्स आपके पास और गैजेट्स आपके पास होने चाहिए। कंपटीशन में आपको देखना होगा और ग्रुप्स कैसे काम कर रहे हैं, और सुपरवाइज़र का प्रेशर जो है वो किस तरह का है, वो प्रेशर इफेक्टिव प्रेशर है या डिमिनिशिंग प्रेशर है। और फोर्सेज जो कि मेंटेनिंग स्टेटस को, यानी कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग काम कर रहे हैं वो जो स्टेटस को मेंटेन करने में लगे हुए हैं, जिसके अंदर वो किस तरह मेंटेन कर रहे होते हैं कि जो परफॉर्मेंस की ग्रुप परफॉर्मेंस की नॉर्म्स बनी हुई होती हैं, यानी कि जो बेंचमार्क सेट हुआ है स्टैंडर्ड, उसी पे काम करते रहना, उसे चेंज नहीं करना। चेंज को लेके वो फेयरफुल होते हैं, एक कॉम्प्लेसेंट सिचुएशन होती है, यानी कि मुतमईन होते हैं, उन्हें कोई आगे तरक्की या आगे कंट्रीब्यूट नहीं करना। जो स्किल्स उनके पास हैं वो समझते हैं ये वेल लर्न हमारे पास सबसे बेहतर हैं, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। तो हमें करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को फोर्स
फोर्सेस फॉर चेंज को और ज़्यादा इसको हमें एम्फेसाइज करना है, इसे ड्रैग करना है और हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाना है। द फिफ्थ वन, डिज़ाइनिंग इंटरवेंशंस। सबसे पहले हमें देखना होगा कि इफेक्टिव इंटरवेंशंस होती क्या हैं। एक इंटरवेंशन एक सेट है प्लान्ड एक्टिविटीज़ का, यानी कि उसके अंदर हम एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं जिसका मकसद जो होता है मदद करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को ताकि वो बेहतर कर सके अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी इफेक्टिवनेस को। इफेक्टिव इंटरवेंशंस इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल करें। और किस तरह करेंगी फुलफ़िल, जब वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरवेंशंस हैं वो बेस करने चाहिए, जो इफेक्टिव इंटरवेंशंस हैं वो बेस करनी चाहिए नॉलेज पे, उस नॉलेज पे जिससे हम जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं उन्हें अचीव कर सकें, और साथ में ट्रांसफ़र करें वो इंटरवेंशंस, वो कॉम्पिटेंस, वो नॉलेज जिससे हम ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के अंदर जो चेंज है उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। हाउ टू डिज़ाइन इफेक्टिव इंटरवेंशंस। अब इफेक्टिव इंटरवेंशंस को डिज़ाइन किस तरह करेंगे, उसके अंदर नंबर 1 ऑप्शन है कॉन्टीजेंसीज रिलेटेड टू चेंज सिचुएशन। कॉन्टीजेंसीज बेसिकली एन एक्शन प्लान विच इज़ ऑल्टरनेटिव, और यू कैन से विच इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्लान बी कह लें आप। और इसके अलावा एक गैर यकीनी सूरत हाल इसके अंदर शामिल होती है, अनसर्टेन सिचुएशन, क्योंकि वो प्लान इंप्लीमेंट होने के बाद आपको रिजल्ट दे पाए ना दे पाए ये डिपेंड करता है। तो इसको वो प्लान्स हमें बनाने होंगे जो कि ताल्लुक़ रखें चेंज सिचुएशन को। उसके अंदर शामिल है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को रेडी होना चाहिए चेंज को लेके, उनमें सलाहियत पैदा करनी है कि वो चेंज ला सकें। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा और वो कैपेबिलिटीज़ हमें पैदा करनी होंगी जो कि चेंज एजेंट के अंदर हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के अंदर पैदा करनी होंगी ताकि वो चेंज को आगे परस्यू कर सकें। सेकेंड इज़ कॉन्टीजेंसीज रिलेटेड टू टारगेट ऑफ चेंज। वो जो हमने प्लान्स बनाए हुए हैं उसके थ्रू हमें क्या चेंज कि टारगेट्स हमने जो है डिटरमाइन किए हैं जो हमें अचीव करने, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ पे काम करना होगा, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज़ पे काम करना होगा, ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ पे काम करना होगा और ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज़ पे काम करना होगा। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ ओवरव्यू ऑफ इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस काफ़ी सारी किस्म की होती हैं बिकॉज दे आर प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड वी कैन take them or we can put them according to the situation, according to the circumstances, condition and situations of the organization। तो इंटरवेंशंस में इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होंगी, ग्रुप पे भी अप्लाई होंगी और ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होंगी। ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल अफेक्टेड के हवाले से इन्हें बताया भाई। पहला है ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन प्रोसेस में प्रोसेस कंसल्टेशन है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशंस हैं, टीम बिल्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्रंटेशन मीटिंग्स हैं, इंटर ग्रुप रिलेशंस इंटरवेंशंस हैं, लार्ज ग्रुप इंटरवेंशंस हैं। टेक्नो स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है, डाउन साइजिंग है, री इंजीनियरिंग है, पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, हाई इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्क डिज़ाइन है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में गोल सेटिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, रिवॉर्ड सिस्टम है, कोचिंग एंड मेंटोरिंग है, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंटरवेंशंस हैं, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट है, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इंटरवेंशंस हैं, एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड बैलेंस इंटरवेंशंस हैं। स्ट्रेटेजिक में इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक चेंज है, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, कल्चरल चेंज है, सेल्फ डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग एंड नॉलेज मैनेजमेंट है, बिल्ड टू चेंज, मर्जर एंड एक्विजिशन इंटीग्रेशंस, स्ट्रेटेजिक अलाइन इंटरवेंशंस, नेटवर्क इंटरवेंशंस। अगर मैं इस सबको डिटेल में डिफाइन करूँ या डिस्क्राइब करूँ तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट इसको आप गो थ्रू करें और थोड़ा सा एक दो मरतबा इन वर्ड्स को पढ़ें तो आपको खुद ही आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इन वर्ड्स के हिसाब से कि ये इन्हीं हेडिंग्स के अंदर प्रिवेल करते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ लीडिंग एंड मैनेजिंग चेंज। लीडिंग एंड मैनेजिंग चेंज में सबसे पहले आपको चेंज को मोटिवेट करना है। मोटिवेट किस तरह करेंगे चेंज कि आप एक माहौल बनाएंगे जहाँ पे हर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो चेंज को लेके रेडी हों। आपको क्रिएट करना होगा ऐसा माहौल कि वो चेंज को लेके रेडी हों और उनकी जो रेजिस्टेंस है चेंज को लेके उससे आपको ख़त्म करना होगा। सेकंड वन इज़ क्रिएटिंग अ विजन। एक विजन बनाना होगा जिसके अंदर आप कोर आइडियोलॉजी, जो नई स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं, नया चेंज लेके आ रहे हैं, उसकी कोर आइडियोलॉजी को आपको डिस्क्राइब करना होगा। एक इनविजन्ड फ्यूचर आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा। इनविजन्ड फ्यूचर बेसिकली जो आप फ्यूचर में चाहते हैं कि इस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करे, इस तरह के हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस हों, उस तरीके उन्हें कंस्ट्रक्ट करना होगा। थर्ड वन इज़ डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। पॉलिटिकल सपोर्ट डेवलप करने का मतलब ये है कि आपको चेंज एजेंट पावर को एसेस करना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओडी प्रैक्टिशनर है उसके अंदर वो कितना पावरफुल है कि वो एसेस भी कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज लाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस हैं उन्हें एसेस कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा फिर उन स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करना बड़ा ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ मैनेजिंग द ट्रांजिशन।
आपको मैनेजिंग द ट्रांजिशन में बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज़ टू अनदर फेज़। उसके अंदर आपको एक्टिविटी प्लान्स करनी होंगी, फिर उन प्लानिंग्स की जो एक्टिविटी आपने की है उनमें कमिटमेंट लानी होगी, फिर उसे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का पार्ट बनाना होगा। वो लास्ट वन इज सस्टेनिंग मोमेंटम। उन तमाम चेंज को लाने के बाद, उन तमाम इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको एक मोमेंटम सस्टेन करना होगा, रिटेन करना होगा और उसे रिलायबल बनाना होगा, जिसके अंदर आपको वो रिसोर्सेज देनी होंगी जिससे वो चेंज प्रैक्टिकली एम्बेडेडली चेंज हो सके। एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा चेंज एजेंट्स के लिए, क्योंकि ये देखिए चेंज एजेंट खाली वो ओडी प्रैक्टिशनर नहीं है, वो ओडी प्रैक्टिशनर है, लेकिन वो मुख्तलिफ चेंज एजेंट्स पैदा करके जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। वो चेंज एजेंट्स आमतौर पर लाइन मैनेजर होते हैं, स्टाफ मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, जिनके अंडर सुपरविजन एक पूरी टीम काम कर रही होती है। तो इन चेंज एजेंट्स को एक सपोर्ट सिस्टम देना होगा, वो सपोर्ट सिस्टम आपको बिल्ड करना होगा ताकि वो एज ए चेंज एजेंट ही काम करते रहें। उनके अंदर नई कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स को आपको डेवलप करना होगा, नए बिहेवियर्स को आपको रीइंफोर्स करना होगा, लाना होगा, और इस पूरे एक कोर्स वर्क को आपको स्टे करना पड़ेगा, यानी कि खुद रुक के भी उसे देखना पड़ेगा। 6 महीने बाद दोबारा आके मॉनिटर करना होगा, एवेल्यूएट करना पड़ेगा, ताकि वो चेंज सही तरीके से पेनिट्रेट कर जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में, स्ट्रक्चर में, स्ट्रेटजी में, मिशन और विजन में। और इससे होल हार्टेडली आपके पास आखिर में जो एक फिगर आती है वो इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट की आती है। The next slide is the last point and the last factor of OD process, evaluating and institutionalizing organizational development interventions। यानी कि evaluate करना, जो भी आपने चेंज आप लेके आए और उसे दाखिल करवाना सही तरीके से, उसे embedded करवाना, उसे immerse करवाना OD interventions के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आपको evaluate करना होगा OD interventions को जो भी आपने की हैं। उसके बाद फिर उसको इसके अंदर जो सब्सिडरी पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्यूएशन, फीडबैक, वो किस तरह से एवेल्यूएट करेंगे कि जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसकी एवेल्यूएशन किस तरह करेंगे, फीडबैक के थ्रू। फीडबैक लेंगे आप कस्टमर से, उसके स्टेक होल्डर्स जितने भी एक, वेदर इट इज़ कस्टमर, वेदर इट इज़ एम्प्लॉय, वेदर इट इज़ मैनेजमेंट, ऑल द पीपल हु आर स्टिक और किलिंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। उनकी फीडबैक को मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि आपको राइट वेरिएबल्स सेलेक्ट करने, मेजर करने के लिए, यानी कि वो सही लोग, यानी कि लाइन मैनेजर, स्टाफ मैनेजर, सुपरवाइज़र, जिनसे आप अच्छी फीडबैक ले सकें, उसे मेजर कर सकें। दूसरा, आपको अच्छे मेजरमेंट्स को डिज़ाइन करने पड़ेंगे, यानी कि उन मेजरमेंट्स का भी एक बेंच मार्क, एक स्टैंडर्डाइजेशन बनानी पड़ेगी, गुड, बैड, एक्सीलेंट, इस तरह से। फिर ऑपरेशनल डेफिनीशन है इसके अंदर, ऑपरेशंस में कितना चेंज आया है, रिलायबिलिटी, वो जो चेंज है वो रिलायबल कितनी है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की वैलिडिटी कितनी है, वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाई है फेस में, कंटेंट में, क्राइटेरिया में, या कन्वर्जेंट में, और या फिर डिस्क्रिमिनेंट में। ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जिसके ज़रिए आप वैलिडेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, आप रिसर्च डिज़ाइन एक बनाएंगे, वो डिज़ाइन बेस करेगा आपकी ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन के फेज़ पे, जिसके थ्रू एक डिज़ाइन आप अपने पास बना लेंगे ताकि वो आपके आगे भी काम आ सके एज अ OD प्रैक्टिशनर। द लास्ट स्लाइड ऑफ द टॉपिक इज़, ये बेसिकली 8 पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू ग्राफिकल ओरिएंटेशन, कि इसके अंदर हम सबसे पहले डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद हम डिज़ाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरवेंशंस को। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशंस भी होती हैं जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम अडॉप्ट और अडेप्ट करते हैं, जो कि हमने प्लान नहीं की भी होती हैं, लेकिन वो ड्यूरिंग द प्रोसेस एकदम से आ जाती हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशन है, जिसके अंदर हमें क्लैरिफाई होनी चाहिए वो इंटरवेंशन जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और हम डेवलप करते हैं प्लान नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स की, यानी कि जो इम्प्लीमेंट की भी होती हैं इंटरवेंशंस, उसके बिहाफ पे हम डेवलप करते हैं और प्लानिंग नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स जो हमें लेने हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन फीडबैक आता है, जिसके अंदर हम मेजर करते हैं उस इंटरवेंशन के फीचर्स को और उसके जो इमीडिएट इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें, यानी कि उसके जो खसूसियात हैं उस इंटरवेंशन की क्या रही, उसे मेजर करते हैं और उसके इमीडिएट इफ़ेक्ट्स क्या रहे। एंड द लास्ट वन, हम वैल्यूएशन करते हैं फीडबैक को, ताकि हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स को जान सकें कि वो लॉन्ग टर्म में भी एग्जिस्ट कर पा रही है, या बस वो थोड़े टाइम के लिए चेंज था और वो फिर वाइप आउट हो गया, और इट इज़ एम्बेडेड फॉर द लॉन्ग रन। थैंक यू।